सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज हमारी पॉलिटिकल साइंस 8th क्लास का लेक्चर सीरीज़ का पार्ट नंबर 32 होने वाला है। और हम जो चैप्टर 3rd है उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और आज ये सेकंड वीडियो है। इस लेक्चर के अंदर हम जो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम आज स्टडी करने वाले हैं। हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है उसकी हमें ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। तो उस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर हमने कुछ वो थोड़ा वो जाना था पार्लियामेंट के बारे में और इसकी ज़रूरत के बारे में, और वाई शुड पीपल डिसाइड कि लोगों को क्यों डिसाइड करना चाहिए, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश के ज़माने में लोग किस तरह जो सरकार थी उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि सरकार उस वक़्त वो सरकार का बहुत ज़्यादा डर था, गवर्नमेंट का डर था लोगों को। फिर सरकार ने किस तरह अलाउ किया, फिर 1947 के बाद जब आज़ादी मिली उसके बाद लोगों ने किस तरह पार्टिसिपेट किया और जो गवर्नमेंट बनी वो लोगों की कंसेंट से बनी। आज के जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक कि ये जो अभी हमें 2 लेक्चर और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसको मैं डिटेलड में आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो काम होता है वो किस तरह होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव, इसके ऊपर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव इसका क्या मतलब हुआ। जैसे कि आपको पता है जो डेमोक्रेसी है, यानी जो हमारी डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसका जो सबसे मेन पॉइंट जो है वो कंसेंट है, यानी कंसेंट रज़ामंदी। कंसेंट का मतलब होता है डिज़ायर, लोगों की ख्वाहिश, अप्रूवल, यानी लोग जब किसी चीज़ को अप्रूवल करें, ठीक है ना, लोग जब किसी चीज़ को अप्रूव करें। और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों की पार्टिसिपेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो होती है, जमहूरियत जो होती है, उसमें लोगों की कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ा पार्ट ही जमहूरियत का यही है कि लोग इसके अंदर रज़ामंद होते हैं, लोग अप्रूव करते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी है ही लोगों की, लोगों के लिए, लोगों से, ठीक है ना। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोग ही होते हैं, उनके डिसीजन होते हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं। और उसके फंक्शन जो होते हैं उनको डिसाइड करते हैं कौन, लोग, ठीक है ना, पीपल में हम और तुम, ठीक है ना। द बेसिक आइडिया ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट इंडिविजुअल सिटीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन। जो भी आइडिया, जो बेसिक आइडिया है इसका, इस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी का, यानी ऐसी किस्म की डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो सिटीज़न होते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं डेमोक्रेसी की। और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनको लोगों का जो ट्रस्ट है वो हासिल करना ज़रूरी है। जब तक लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर डेमोक्रेसी के अंदर, तब तक डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन बनता है कि हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब अगर हम कहते हैं कि लोग जब तक अप्रूव ना करें, तो सवाल पैदा होता है कि लोग गवर्नमेंट को कैसे अप्रूव करते हैं, यानी लोग सरकार को कैसे अप्रूवल देते हैं। एक तरीका है लोग जब अप्रूव करते हैं सरकार को, वो है इलेक्शन, ठीक है ना। यानी जो हमारे इलेक्शन होते हैं, जिस तरह आप सुनते होंगे, आपके MLAs जो होते हैं बनते हैं इलेक्शन के ज़रिए, जो MPs होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, ये सब इलेक्शन से बनते हैं। और इलेक्शन ही एक तरीका है, एक वे है अप्रूवल देने का, क्योंकि जो लोग होते हैं वो इलेक्शन के ज़रिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, यानी पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, यानी लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के लिए चुनते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी यही जो ग्रुप होते हैं, इनसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कुछ लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे कौन लोग होते हैं जो सरकार बनाते हैं। पार्लियामेंट जो है, इसका असल में पार्लियामेंट का मतलब ही होता है कि आल रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग अपने वोटों के ज़रिए, अपनी जो उन्होंने वोट डाले होते हैं उनके ज़रिए बनाकर, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट होंगे वो जीत कर फिर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, फिर वो मिलकर पार्लियामेंट को बनाते हैं। यानी पार्लियामेंट का मतलब ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, ओके। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये गवर्नमेंट बनाते हैं, ये कंट्रोल करते हैं और गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, ठीक है ना।
इस सेंस से हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लोग ही रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है ये लोग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदे उन आपस में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव इन 10 बंदों को रिप्रेजेंट करेगा हर जगह। तो उस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही होता है ये 10 लोग। इस तरह जो कंट्री के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर बनकर जाते हैं, वो एक सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे पूरी उसकी कंस्टिट्यूंसी होती है, ठीक है ना। उसकी कंस्टिट्यूंसी जो होगी वो पूरी होती है। वो उस पूरी कंस्टिट्यूंसी को उन लोगों को जिसने उनको वोट दे के भेजा है, उनको वो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर, और उन जो डिसीजन वो बनाएगा वो उन लोगों के बिहाफ पर ही बनाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की जो नहीं होती है, वो लोगों ने बनाई होती है और लोग ही कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इमेज से बताया गया है कि किस तरह जो इलेक्शन के दौरान कुछ जो इलेक्शन जो ऑफिसर हैं, जो वर्कर हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पर जो बैलेट ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो अपने साथ लेकर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर हाथी के ऊपर बैठ कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी के ज़रिए नहीं पहुँचा जा सकता होगा, इसलिए। चलते हैं हम आगे। द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन क्लास 6th एंड 7th। यानी रिप्रेजेंटेशन जो आइडिया है ये क्लास 6th और 7th पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो थीम है इस रिप्रेजेंटेशन की, किस तरह आपने पढ़ी होगी क्लास 6 और 7 की पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ओके, यू आर फेमिलियर विद हाउ रिप्रेजेंटेटिव चूज लेवल डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है उसमें रिप्रेजेंटेटिव किस तरह चूज़ होते हैं, यह आपने अपनी क्लास 6 और 7 के पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं एक एक्सरसाइज से। अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हमें वो सब रिकॉल हो जाएगा जो हमने क्लास 6 और 7 के अंदर पढ़ा था। सो यहाँ से पहले हमें पूछता है यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु इज़ एन एमएलए एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। तो यहाँ पर हमें बोलता है कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, रिप्रेजेंट क्या होता है, एमएलए जो है वो टू एक्सप्लेन हु इज़ एमएलए कौन होता है, और फिर हमें पूछते हैं कि जो इलेक्टेड पर्सन कौन होता है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन होती है। कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है ये जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो बनाती है कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से कि एक जो जगह है वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं, और फिर उन कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए इलेक्ट होकर आता है, जो एमएलए उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, उस कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नंबर ऑफ़ जो पीपल होते हैं, वो पीपल एक पर्सन को चुनकर जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है, असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अंदर भेजते हैं, तो जिसको हम एमएलए कहते हैं, वही इलेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है ना। और वो उनको रिप्रेजेंट करता है लोगों को। डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड पार्लियामेंट, लोकसभा। सो आप अपने टीचर से डिस्कस कीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, विधानसभा, और पार्लियामेंट लोकसभा क्या होता है। तो देखो कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको हम एसएलए कहते हैं, इसके अंदर जो लोग जाते हैं चुनकर, जो लोगों ने चुने होते हैं अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी से, और वो एमएलए कहलाते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो स्टेट के अंदर जो लाज बनते हैं, यानी जो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी लाज हैं उनके ऊपर जो लाज बनाए जाएंगे, तो वो जो सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, तो उनके ऊपर जो लाज बनाते हैं वो ये एमएलए बैठकर बनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो एमएलए होते हैं और ये अपनी कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंस्टिट्यूंसी जो कि डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी होती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के अंदर जो लोग जाते हैं वो एक स्टेट से बहुत सारी 3 4 5 6 नंबर ऑफ़ जो कंस्टिट्यूंसी बनाई जाती हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट्स एक ही डिस्ट्रिक्ट आए, बल्कि नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं। और वहाँ से एक पर्सन जो होगा, हर एक कंस्टिट्यूंसी से एक पर्सन उस कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और वो लोकसभा में जाते हैं, और लोकसभा में उनको हम एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये लाज बनाते हैं। जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसके ऊपर जितने भी सब्जेक्ट, उसमें जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर ये लाज बनाते हैं, और इस तरह ये इनको हम एमपीज़ कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं
फ्राम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो नीचे लिस्ट दी गई है इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि स्टेट के कौन से काम हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से काम हैं। ओके, डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना, यानी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, एक फ़ैसला लिया कि चाइना के साथ हमें पीसफुल रिलेशन रखनी है। तो बताओ कि ये क्या स्टेट गवर्नमेंट ये फ़ैसला लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो जाहिर बात है कि जब यहाँ पर जो कंट्री की फॉरेन अफेयर की बात आ जाए तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी यानी यूनियन गवर्नमेंट जो हमारी है, यानी पार्लियामेंट जो हमारा है, वो ये यहाँ पर ये डिसीजन लेगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो है यहाँ पर जो वर्क द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्ज़ाम इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल अंडर दिस बोर्ड, यानी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, एमपी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि हम 8th क्लास में एक जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसको कैंसिल करेंगे। ठीक है ना, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ही ये काम करेगी, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद अगर हम बात करें द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। सो अजमेर और मैसूर के दरमियान एक नया कनेक्शन हमें देना है, ट्रेन कनेक्शन। तो ये काम किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का? तो ज़ाहिर बात है जो कम्युनिकेशन होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, यानी सेंटर के सब्जेक्ट में आती है कम्युनिकेशन। ठीक है, यूनियन सब्जेक्ट के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी। ठीक है ना, यानी ट्रेन का, रोड का, हाईवेज जो होते हैं उनका, ये सब जो काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 10,000 रुपी नोट। अब जो यहाँ पर करेंसी होगी उसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग वर्ड्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, 1 मिनट, MLA रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली। ओके, तो इसका हमें भरना है यहाँ पर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अब हमारे टाइम के अंदर है उस वो यूजुअली रेफर होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर पीपल जो हैं वो डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, यानी पीपल जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है ना, बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आएगा थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस दीज डैश डैश मीट्स, यानी ये जो MLA होते हैं ये मीट करते हैं एंड मेक डिसीजन फॉर एंटायर पॉपुलेशन दीज डेज। ए गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ व्हाट इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है ना, दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। तो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी। सो क्वेश्चन जो हमारा 5th पॉइंट है वो हम डिस्कस करें। अगर यू हैव रीड द मोस्ट इलेक्टेड मेंबर्स whether in the panchayat or the Vidhan Sabha or parliament are elected for a fixed period of 5 years, why do we have a system where the representatives are elected for a period of फिक्सड पीरियड एंड नॉट फॉर लाइफ? तो हमारे पास ये सिस्टम क्यों है? यहाँ पर हमें बोलता है कि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो विधानसभा के मेंबर होते हैं या हमारे जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो हमारे मेंबर जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो पूरी लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट क्यों नहीं होते हैं, बल्कि सिर्फ 5 टाइम के जो फिक्सड पीरियड है वाई दे आर इलेक्टेड फॉर दिस शॉर्ट टाइम? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ दैट कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये यहाँ पर जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर एक पर्सन को लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया जा सकता, बनाया जा सकता, बल्कि उसको कुछ साल के लिए, कुछ टर्म्स के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा। क्योंकि अगर उसको फॉर लाइफ बना दिया जाए तो फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, वो डिक्टेटरशिप बन जाएगी और यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो लोगों के बिहाफ पर नहीं लिए जाएंगे। अब अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गलत डिसीजन लेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उसको लोग जो होंगे वो उसको हटा कर किसी नए रिप्रेजेंटेटिव को भेज देंगे पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए फिक्सड टर्म यहाँ पर रखी गई है। फिक्सड टर्म नहीं है बल्कि यहाँ पर लाइफ टाइम नहीं है बल्कि कुछ फिक्सड पीरियड रखा गया है। ओके, यू हैव रीड द दैट people participate in other way and not just through election to express approval or disapproval for the action of the government. Can you describe the 3 such way through a small skit? या फिर क्या हमें बोलता है यू हैव रीड दैट पीपल पार्टिसिपेट इन अदर वेज एंड नॉट जस्ट थ्रू इलेक्शन। आपने पढ़ा होगा कि लोग जो हैं वो अदर वेज से यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन के ज़रिए नहीं करते हैं। टू एक्सप्रेस अप्रूवल और डिसअप्रूवल ऑफ द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के एक्शन को अप्रूव या डिसअप्रूव एक्सप्रेस करने के लिए पीपल जो है अदर वे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को हम लास्ट पर डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इस टॉपिक के लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम 3 पिक्चर देखेंगे,
1 2 और 3 पिक्चर जो हमारी हैं, इसमें जो हमारा पार्लियामेंट है ये हमारा राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा के लोग होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, लोकसभा के लोग यहाँ पर बैठते हैं, और ये पूरी जो ऊपर जो पिक्चर है ये पार्लियामेंट को यहाँ पर हमें दिखाती है कि पार्लियामेंट ऐसा है हमारा, ठीक है। तो हमारा पूरा पार्लियामेंट है। सो चलते हैं हम आगे। यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रोल ऑफ पार्लियामेंट जो है इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं या हमारे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, वो क्या कौन होते लोग होते हैं और वो किस तरह गवर्नमेंट बनाते हैं यहाँ पर। सो जो पार्लियामेंट है 1947 के अंदर क्रिएट हुई, और लोग जो हैं इनकी डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रिंसिपल है वो यही है कि लोगों का फेथ पार्लियामेंट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि लोगों का फेथ अगर पार्लियामेंट के ऊपर नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है, डेमोक्रेसी तो रहेगी नहीं, ठीक है ना। So these are the participation by people in the decision making process and the government by consent. So जो पार्लियामेंट है वो लोगों की पार्टिसिपेशन होती है इसके अंदर इनडायरेक्टली, और जो डिसीजन बनते हैं वो लोगों से बनते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों के कंसेंट से होती है। सो द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जो पार्लियामेंट है हमारे टाइम के अंदर, हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर पार्लियामेंट जो है ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। लोग इसके अंदर बैठे होते हैं एक तरह से। और जो इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, ये सिमिलर मैनर एज फॉर सच लेजिस्लेचर, यानी इलेक्शन जो होते हैं जिस तरह स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन किए जाते हैं इस तरह पार्लियामेंट के लिए भी किए जाते हैं। लोकसभा जो है ये हर 5 साल में एक बार इलेक्ट होते हैं लोकसभा के मेंबर, यानी 5 साल के बाद नया इलेक्शन होता है, फिर नेक्स्ट 5 साल के बाद दूसरा इलेक्शन हो जाए, मतलब नया इलेक्शन किया जाएगा, और इसमें रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजे जाते हैं। पूरी जो कंट्री हमारी है, कंट्री के हर कोने से, हर स्टेट से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं। यानी जो कंट्री है इसको हम न्यूमेरियस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड किया है। अगर आप पेज 41 देखोगे तो चलो हम पेज 41 पर चलते हैं और देखते हैं जो हमारी कंट्री है, जो हमारा इंडिया है, इसको हमने न्यूमेरियस जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये जो पेज 41 है इसमें आप देख सकते हो कि जिस तरह हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं कितनी, 1 2 3 1 मिनट 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर बनाई गई हैं जम्मू कश्मीर में। इस तरह अगर हम नीचे देखें तो हर एक स्टेट के अंदर न्यूमेरियस कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदा, एक पर्सन, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनकर पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, ठीक है ना। और उसी को हम एमपी कहेंगे, जो एमपी कहलाएगा। ओके, तो आई थिंक आपने इस बात को समझा होगा कि एमपी कौन होते हैं, लोकसभा के मेंबर कौन होते हैं। यानी स्टेट जो कंट्री होती है, कंट्री को डिवाइड किया गया है, पूरी कंट्री है, इसको न्यूमेरियस जो कंस्टिट्यूंसी हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। पॉपुलेशन के बेस पर यहाँ पर कंट्री को न्यूमेरियस जो कंस्टिट्यूंसी हैं उनमें डिवाइड किया गया है, और फिर हर एक कंस्टिट्यूंसी से एक जो पर्सन होगा, एक पर्सन यहाँ पर इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा है, आप अगर पढ़ोगे, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरियस कंस्टिट्यूंसी एज शोन मैप 40 ऑन पेज 41। ईच ऑफ दीज कंस्टिट्यूंसी इलेक्टेड 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। हर एक कंस्टिट्यूंसी जो है वो एक पर्सन को पार्लियामेंट में इलेक्ट करेगी। द कैंडिडेट हु कंसेंट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। तो यूजुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पर जो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वो यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, ठीक है ना। यानी हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट उठते हैं, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर वहाँ पर इलेक्शन होता है, फिर वहाँ पर वो जीतते हैं जो जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे। सो अगर यहाँ पर हम देखेंगे जो रिज़ल्ट आया था यहाँ पर 2014 का जो असम्बली इलेक्शन था, जिसको हम 16th लोकसभा इलेक्शन कहते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नेशनल पार्टीज़ थी, यानी भारतीय जनता पार्टी जिसमें आती थी, फिर सीपीआई आती थी, सीपीएम आती थी, फिर आईएनसी आती थी, इन्होंने किस तरह यहाँ पर वोट लिए थे। यानी ये जो है ना आगे बताया गया है 282, ये कौन है, ये 282 का मतलब होता है कि इनके 282 जो मेंबर हैं, यानी 282 रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी से जीते हैं, ठीक है ना। इनके पास इतनी सीटें हैं, इसका मतलब होता है कि इनके रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी से जो पूरी कंट्री के अंदर, जिस तरह हमारे जम्मू कश्मीर में जो 5 कंस्टिट्यूंसी यहाँ पर बनाई गई हैं, इस तरह जो पंजाब है उसके अंदर बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी है, यूपी के अंदर 87 कंस्टिट्यूंसी इस तरह बनाई गई हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है, इनके जो यहाँ पर मेंबर हैं जो लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनमें
बात से यानी 282 मेंबर जीते हैं इलेक्शन के अंदर, इनके पास इतनी सीटें हैं। ओके, इस तरह जो हमारे CPN के एक ही मेंबर जीता है इलेक्शन के अंदर, किसी भी स्टेट से जीत सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी एक स्टेट से। ये जिस तरह BJP के जो मेंबर होंगे वो डिफरेंट स्टेट से जीते होंगे इलेक्शन, इस तरह आगे अगर हम देखें ये सब ये रिज़ल्ट है। तो इस तरह फिर आगे अगर हम देखें स्टेट जो पार्टीज थी उनमें, जिस तरह आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली से इसने जीती थी बहुत सारे जो आई थिंक फोर जो यहाँ पर लिखा है 4 सीटें इन्होंने जीती थी। फिर इस तरह और दूसरी पार्टी थी, आप देख सकते हो नीचे बहुत सारी पार्टीज़ हैं। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP, इसने भी 3 यहाँ पर जीती थी। ओके, सो ये होता है कि यहाँ पर एक मिनट, जम्मू कश्मीर का बताना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी PDP जो है, जिसके जो चुनाव निशान था कलम और दवात, यानी जो सही की जो वो होता है, इस तरह कुछ होता है वो, और यहाँ पर जो कलम होगा, ठीक है ना, ये उस उनका जो इलेक्शन सिंबल है। सो इन्होंने यहाँ पर 3 सीटें जीती। टोटल सीटें कितनी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की? टोटल सीटें मैंने आपको बताया था 5, ठीक है। 5 में से 3 इन्होंने जीती थी और 2 एक जीती थी इसमें क्या कहते हैं इसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। ओके, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, NC ने, और एक किसी और ने जीती थी। सो ये हमें 2014 का इलेक्शन है उसका बताया हमें। तो यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चन भी किए गए हैं। यूज द टेबल अलॉन्ग साइड टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, यानी इस टेबल को आप देखो और यहाँ पर क्वेश्चन करो आप, ठीक है ना। हु विल फॉर्म दी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कौन बनाता है? गवर्नमेंट, तो इसका आंसर ये होगा गवर्नमेंट वही बनाएंगे जिनके पास मेजॉरिटी सीटें होंगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा के अंदर 545 सीटें टोटल हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिनके पास 545 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 4 14 यानी 271। ओके, 271 से ज़्यादा जिनके पास सीटें होंगी, यानी 272 सीटें जिस भी पार्टी के पास होंगी वो यहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगा। तो ज़ाहिर बात है BJP के पास 200 पास यानी 282 सीटें थी, तो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई होगी यहाँ पर। ओके, बनाई है, बल्कि होगी नहीं है। और वाई हमें क्यों पूछता है? क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर जो जिसके पास ज़्यादा मेजॉरिटी होती है वही गवर्नमेंट बनाएगा। हु विल बी प्रेजेंट फॉर डिस्कशन इन लोकसभा, यानी लोकसभा के अंदर कौन डिस्कशन के लिए प्रेजेंट होते हैं? तो जो MP होते हैं वही डिस्कशन करते हैं यहाँ। ओके, इज दिस प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 7th? क्या ये जो प्रोसेस है ये क्लास 7th के अंदर जो आपने पढ़ा वो इससे सिमिलर है? तो जो क्लास 7th के अंदर आपने जो स्टेट लेजिस्लेचर उसके बारे में पढ़ा होगा, तो आप देख लो कि ये सिमिलर है या नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी हैं। 1 मिनट। सो ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद देखोगे इनको। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हमें नेक्स्ट क्या है कि वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब ये जो हम ऊपर जो पढ़ रहे थे उसी का ये कंटिन्यूशन है कि जब ये जो इलेक्टेड मेंबर जब ये इलेक्ट हो जाते हैं, तो यही जो कैंडिडेट होते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। यानी पार्लियामेंट के मेंबर कौन बनते हैं? जो इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। ओके, और जिनको हम MPs भी कहते हैं। और ये MP जो होते हैं ये जब मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, जब इकट्ठे मिलते हैं तो इनसे पार्लियामेंट बनती है। ओके, और वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव बीन टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, पार्लियामेंट बन जाती है, तो पार्लियामेंट के फॉलोइंग जो फंक्शन है वो पार्लियामेंट के शुरू हो जाते हैं। यानी पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शन हैं वो हम अब पढ़ने वाले हैं, क्या क्या रोल है, फंक्शन है, वो हम पढ़ेंगे अब। सो जो पहला फंक्शन है पार्लियामेंट का, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट हमारी है उसको सेलेक्ट कौन करेगा? पार्लियामेंट। कौन नेशनल गवर्नमेंट? यानी जिस तरह आप सुनते होंगे यहाँ पर आप सुनते होंगे PM। ओके, यानी प्राइम मिनिस्टर। अब ये सब आपको समझ आने वाला है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, किस तरह बनता है, और कौन लोग यहाँ पर गवर्नमेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इसके अंदर 3 लोग होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है, और फिर लोकसभा होता है। ओके, अब अभी तक आपने लोकसभा के बारे में पढ़ा कि लोकसभा के कौन होता है, कौन लोग होते हैं। लोकसभा के लोग वही होते हैं जो डिफरेंट जो कंस्टिट्यूंसी होती है उनसे जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर लोकसभा के अंदर जाते हैं, जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम लोकसभा के मेंबर कहते हैं, और लोकसभा उन्हीं से बनती है। प्रेसिडेंट जो होता है वो जो मुल्क का सदर होगा उसका हम प्रेसिडेंट कहते हैं। 8वीं लोकसभा इलेक्शन, ए लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड
शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी। उसके बाद जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि जो एमपीज़ हैं लोकसभा के अंदर, इसमें कौन कितने जो एमपीज़ हैं वो किस किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। जिस तरह यहाँ पर लिस्ट बनाई गई थी ऊपर कि 282 जो मेंबर हैं वो बीजेपी के हैं, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर एक लिस्ट बनाई जाती है और बताया जाता है कि कितने एमपीज़ किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी मतलब एक गवर्नमेंट बनाने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी, जो वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास यहाँ पर मेजॉरिटी में एमपी होंगे। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके पास मेजॉरिटी क्या होती है, जिस तरह 243 इलेक्टेड मेंबर हैं और 2 एंग्लो इंडियन हैं नॉमिनेटेड मेंबर। अब एंग्लो इंडियन जो है इनको हटा दिया गया अमेंडमेंट करके। एंग्लो इंडियन कौन लोग होते थे? एंग्लो इंडियन वही लोग होते थे जब यहाँ पर ब्रिटिशर चले गए थे, जो लोग पीछे रह गए थे उनसे 2 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है, इलेक्ट नहीं किया जाता, नॉमिनेट किया जाता है, ओके, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस अमेंडमेंट से इन लोगों को हटा दिया गया है, ठीक है ना। एक अमेंडमेंट आई, उससे इन लोगों को हटा दिया गया। सो जो यहाँ पर 272 यहाँ पर जो हाफ बनता है, उससे अगर किसी पार्टी का ज़्यादा यहाँ पर नंबर होगा, मेजॉरिटी होगी, तो वो यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, ओके। Elected member in Lok Sabha, okay. To have a majority, a party should have at least half the number, that is 272, जो मैंने आपको बोला, okay. Members are more, या ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। The opposition in parliament is formed by all the political party that oppose the majority। जो opposition होगी, यानी जब ये गवर्नमेंट बन जाएगी उसके बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास दूसरे नंबर पर ज़्यादा जहाँ पर एमपीज़ होंगे, ज़्यादा पर सीटें होंगी, वो यहाँ पर ओपोजिशन पार्टी बनाएंगे। ओपोजिशन जो होती है वो शैडो गवर्नमेंट होती है किस्म की, और ओपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओपोजिशन से ही जो सरकार होती है वो चलती है। क्योंकि ओपोजिशन जब क्रिटिसाइज़ करती है तो सरकार दबाव में आकर काम करती है यहाँ पर, ओके। द लार्जेस्ट अमंग दिस पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टी लार्जेस्ट होगी वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। one of the most important function of लोकसभा is to select the executive। लोकसभा का सबसे important जो फंक्शन है वो है एग्जेक्टिव को सेलेक्ट करना। आपने एग्जेक्टिव के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर 1 के अंदर कि एग्जेक्टिव कौन होता है। एग्जेक्टिव वही होते हैं जो यहाँ पर लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग एग्जेक्टिव कहलाते हैं। सो एग्जेक्टिव को कौन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं? वो यहाँ पर जो पार्लियामेंट जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यानी जो भी यहाँ पर पार्टी बनेगी, मेजॉरिटी पार्टी, उसमें से ही एग्जेक्टिव, जिनको हम मिनिस्टर्स कहते हैं, वो यहाँ पर बनते हैं। और जो मिनिस्टर होते हैं ये क्या करते हैं, इनको डिफरेंट यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल रेलवे मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है। तो हर एक मिनिस्टर होता है, इनके नीचे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट आते हैं और ये अपने अपने काम यहाँ पर करते हैं, ओके। तो इसी को हम एग्जेक्टिव कहते हैं और यहाँ पर लॉ इंप्लीमेंट करते हैं। दिस एग्जेक्टिव इज ऑफ्टन व्हाट वी हैव टू इन माइंड गवर्नमेंट। इसी एग्जेक्टिव को हम गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार, जिसको हम सरकार कहते हैं, ये होती है, ओके। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब आपको समझ आएगा पीएम क्या होता है। जिस तरह हम पीएम मोदी का नाम जो आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी का नाम सुनेंगे, ये जो कौन लोग होता है, ये कौन बंदा होता है, इन पीएम जो है ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर वही होता है जो मेजॉरिटी पार्टी होगी पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी, जो गवर्नमेंट बनाएगी, जिसके पास ज़्यादा एमपीज़ होंगे, उसका जो लीडर होगा। यानी हर पार्टी का एक लीडर होता है, तो उसी लीडर को हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होता है इसको सेलेक्ट किया जाता है उन मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर जो होगा ये मिनिस्टर को सिलेक्ट करता है और इन मिनिस्टर को वो क्या करता है, इन मिनिस्टर को वो डिफरेंट यहाँ पर फंक्शन उनके सपोर्ट करता है, डिफरेंट चार्जेस देता है, जिस तरह हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर, ओके। सो oftentimes in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। so recent past की अगर हम बात करें तो बहुत ही मुश्किल होता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 272 से ज़्यादा यहाँ पर सीटें ले सके, क्योंकि इंडिया जो है एक मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है और यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। और यहाँ पर क्या होता था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 100 सीटें होती थी, किसी के पास 200 होती थी, किसी के पास 250 होती थी, किसी के पास 10 होती थी, किसी के पास 5 होती, लेकिन 200 यानी 272 से ज़्यादा किसी के पास नहीं होती थी, हाफ से ज़्यादा यहाँ पर किसी के पास नहीं होती थी। इसलिए यहाँ पर क्या होता था, एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कोएलिशन, ओके। यहाँ पर कोएलिशन की जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, और यहाँ पर क्या होता था, फिर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती थी। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टी है उसके पास 200 यहाँ पर सीटें हैं, यानी एक पार्टी है उसके पास 200 एमपी हैं, और दूसरी पार्टी जो है उसके पास 100 सीटें हैं, और तीसरी पार्टी जो है उसके पास 10 यहाँ पर हम रख देते हैं, यहाँ पर हम 100 सीटें तीसरी पार्टी के पास भी रख देते हैं, या 110 रख देते हैं, ओके।
110 रख देते। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, फॉर एग्जांपल इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बीजेपी है, इसका नाम आईएनसी है, इसका नाम सीपीआई है। अब क्या होता था यहाँ पर, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टी मिलती थी आपस में और यहाँ पर कोalition करती थी, यानी जुड़कर ये, क्योंकि इनके पास 272 से ज़्यादा वोट हो गए, ये पार्टी हो गई, सॉरी ये सीटें हो गई, यानी 200 इसके पास, 100 इसके पास हो गए, 300 और 110 इसके पास, यानी 410 सीटें तो इनके पास ही हो गई। सो ये आपस में सरकार बना लेते थे। ओके, तो इसी को हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। और इंडिया में ज़्यादातर कोalition गवर्नमेंट रही है। ओके, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखें, सो ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं आपके सामने, एक ये और दूसरी ये जो बिल्डिंग्स हैं, एक ये और एक ये, आप अच्छी तरह आप देखो। ओके, तो एक ये बिल्डिंग, 1 मिनट, एक ये बिल्डिंग और दूसरी ये बिल्डिंग, ये कौन कौन बिल्डिंग, क्या क्या बिल्डिंग है यहाँ, दीज 2 बिल्डिंग ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है और साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक वर बिल्ट इन 1930। दिस फोटो ऑन द लेफ्ट इज ऑफ द साउथ ब्लॉक एंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफिस, यानी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सॉरी, पीएमओ का जो ऑफिस है ये, और डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह ये, एक्सटर्नल अफेयर ये है, इतना ज़रूरी नहीं। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द लोकसभा। अब हमें पढ़ना है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या होता है। यानी जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो भी इलेक्ट होके जाते हैं, वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट कंस्टिट्यूंसी से इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 27 स्टेट हैं और यहाँ पर 7 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, जो स्टेट है यहाँ पर हमारी, और इनमें से 2 ही जो यूनियन टेरिटरी, एक जो हमारी होगी कौन, एक है हमारी दिल्ली और दूसरी है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। इनमें से क्या होता है, और पाउंडुचेरी भी, इनमें से क्या होता है कि 2 जो इनमें से कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो डिफरेंट स्टेट से, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर से 4 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनको हम राज्यसभा के मेंबर कहते हैं। और राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं वो इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर स्टेट, इंडिया की जो स्टेट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा। यानी अब जब यहाँ पर कोई भी लॉ बनता है, जिसको हम पहले, यानी लॉ भी नहीं बना होता है, उसको हम बिल कहते हैं, तो वो जो बिल होती है वो राज्यसभा के अंदर भी इनिशिएट हो सकती है। और राज्यसभा जब उस बिल को पास कर देगा तो फिर वो लॉ बनता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट साइन करता है, फिर वो लॉ बनता है, ठीक है ना। It is therefore it has an important role in the reviving and altering, if alteration are needed, the law initiated by लोक सभा। यानी राज्यसभा का काम ये भी होता है कि कोई भी बिल जो लोकसभा ने इनिशिएट की होगी उसके अंदर अल्ट्रेशन की अगर नीड होगी तो राज्यसभा उसको अल्ट्रेशन करेगा, यानी उसमें रद्दल बदल करेगा। ओके, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। अब देखो यहाँ पर जिस तरह जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनको लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चुनकर भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं उनको लोग नहीं भेजते हैं, बल्कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो उनको चुनकर राज्यसभा के अंदर भेजते हैं। ओके, तो ये आपको समझ आने वाला है आगे। सो देर आर 233 इलेक्टेड मेंबर एंड प्लस 12 मेंबर आर नोमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। यानी राज्यसभा के अंदर टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 250 है। उनमें से अगर प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो 233 जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर हैं डिफरेंट स्टेट से, और 12 जो हैं यानी 12 उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही लेंथी हो गया और इसमें हमने बहुत कुछ जाना, यानी हमने रोल ऑफ पार्लियामेंट जाना, और नेक्स्ट अभी कुछ रोल पार्लियामेंट के बच्चे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जानेंगे। और आज 23 मिनट का जो लेक्चर बना, इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को जितनी चीज़ें समझ आई होंगी आई थिंक, तो आपने एंजॉय करते हुए इसको पढ़ा होगा, सुना होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।